हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने टॉपिक गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा कर लिया था। हाँ, उसके एक दो बिंदु रह गए थे जो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज का जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो टॉपिक है oogenesis। oogenesis में जाने के पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने बताया था उससे संबंधित एक दो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए थे। वो दो पॉइंट क्या हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट ड्यूरेशन जो होता है वो 74 डेज का होता है। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए और विटामिन ई बेहद एसेंशियल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक के दौरान हालांकि सीमेन को डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सीमेन को समझने के लिए जो आपके मेल के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसकी समझ बहुत जरूरी है। तो वो हम लोग किसी और वीडियो में रखेंगे। आज का जो अपना मेन टॉपिक होगा वो oogenesis है। oogenesis, अब आए इधर बोर्ड की तरफ देखकर हम चीजों को समझें। oogenesis इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ओवरी के बारे में कुछ बेसिक्स बातें समझनी होगी। ये एक मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है ताकि आप ओवरी का एक फंडामेंटल आइडिया ले सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फीमेल में ये फिगर में ये फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। हालांकि इसका अपना एक काफी डिटेल टॉपिक होता है, उस पर हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ओवरी को समझकर ही हम oogenesis के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ओवरी फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। जैसे मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस है, वैसे फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओवरी होता है। ओवरी वन पेयर होता है, जैसा कि आप यहां फिगर में देख रहे हैं। ओवरी का एक ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, जैसे टेस्टिस का भी ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। ओवरी अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी का साइज एक एडल्ट फीमेल में 2 से 4 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो करीब 1.5 सेंटीमीटर होता है और इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। ओवरी का लोकेशन देखें तो ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में आपने पढ़ाई किया होगा, आप जानते होंगे कि ह्यूमन के बॉडी में 2 मेजर कैविटी होते हैं, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। आप ये भी जानते होंगे कि दोनों के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में के पेल्विक रीजन में होता है। ये ओवरी कनेक्टेड किससे है? ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस से कनेक्टेड है। किसके द्वारा कनेक्टेड है? ये यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड होता है। ये ओवेरियन लिगामेंट है। इसके अलावा ओवरी बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है एक फोल्ड से। इस फोल्ड को हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। तो ये तो बात हुई ओवरी क्या है, ओवरी का कनेक्शन या अटैचमेंट कैसे होता है। अब ओवरी का, जैसा मैंने कहा कि oogenesis को समझने के लिए अब ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। तो ये एक मैंने फिगर ड्रॉ किया है, हालांकि जगह की अपनी लिमिटेशन है इसलिए लिमिटेड लेबलिंग ही हो पाया है, लेकिन इतना लेबलिंग मैंने कर दिया है कि आप चीजों को समझ जाएंगे। अगर ह्यूमन ओवरी को देखें हम तो ओवरी के 2 रीजन होते हैं। ये बाहर वाला रीजन है, इस बाहर वाले रीजन को हम बाहर वाला यानी पेरिफेरल रीजन, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर वाला रीजन है ओवरी का, इसे हम मेडुला कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कॉर्टेक्स है इसमें ओवरी के डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं और ये जो मेडुला है ये ओवरी का जो इनर पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, नर्व होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये सब मिलकर के मेडुला को बनाते हैं। तो अपना प्राइम फोकस ओवरी को समझने के लिए, oogenesis के स्टेप्स को समझने के लिए पहले अपना प्राइम फोकस कॉर्टेक्स पे होगा। ये पूरा ओवरी का कॉर्टेक्स है। देखें
फीमेल में oogenesis की शुरुआत फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। एक अजीब सी बात है यहाँ पर कि हम ह्यूमन जिस अंडे से बनते हैं वो उस अंडे का फॉर्मेशन हमारे मदर में तब होता है जब वो खुद एक भ्रूण होती है। यानी कि हम जिस अंडे से बनते हैं उसका पृष्ठभूमि हमारे नानी के शरीर में तैयार होता है। यह बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन यही साइंस है और यही फैक्ट है। तो जब ह्यूमन फीमेल फीटल स्टेज में होती है, यानी जब वो भ्रूण होती है, तो उसके कॉर्टेक्स में, जैसा मैंने कहा कॉर्टेक्स ओवरी का पेरिफेरल रीजन है, जर्म सेल से ह्यूज नंबर में oogonia का फॉर्मेशन होता है। ये जर्म सेल क्या होता है? आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी जर्म सेल देखा था। तो जैसे मेल में होता है वैसे फीमेल में भी ओवरी का एक लेयर होता है, ओवरी के बाहर प्रेजेंट होता है जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी जर्म सेल से oogonia का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फीमेल के कॉर्टेक्स में oogenesis की शुरुआत होती है जर्म सेल से oogonia के फॉर्मेशन के द्वारा। oogonia फीमेल में लगभग मान के चले 2 मिलियन होता है। एक बात एकदम घोट जाए, एकदम याद रखें इस बात को, ये अपने आप में नीट का एक क्वेश्चन फ्रेम करता है कि फीमेल में बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia ऐड नहीं होता है। oogonia जो बनना होता है बन जाता है टिल बर्थ। oogonia का फॉर्मेशन जब फीमेल फीटस 25 वीक की होती है तब हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया oogonia जर्म सेल से oogonia बना, यानी oogenesis की शुरुआत oogonia के फॉर्मेशन के साथ। oogonia 2 मिलियन होते हैं। अब इस oogonia से फीमेल के कॉर्टेक्स में लगभग 60 से 70 हजार एग नेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हैं 60 से 70 हजार एग नेस्ट का फॉर्मेशन होता है और हर एग नेस्ट से एक प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो 60 से 70 हजार ये एग नेस्ट आई कहां से? oogonia से। oogonia से एग नेस्ट बना और हर एग नेस्ट से एक प्राइमरी फॉलिकल बना। तो अब चूंकि एग नेस्ट के नंबर 60 से 70 हजार है, इसलिए प्राइमरी फॉलिकल का भी नंबर 60 से 70 हजार अप्रॉक्स होता है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल, ये 60 से 70 हजार प्राइमरी फॉलिकल बने, यहां हम लोग फॉलिकल शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली एग नेस्ट से बनता है पीओ। यहां जगह की कमी थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो एग नेस्ट का एक oogonia प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाता है और रेस्ट जितने oogonia बनते हैं वो ग्रेन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं और ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस प्राइमरी oocyte ये कंबाइंडली कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो oogenesis के दौरान oogonia से एग नेस्ट बना, एग नेस्ट से प्राइमरी फॉलिकल बना, oogonia 2 मिलियन, प्राइमरी फॉलिकल 60 से 70 हजार। और एक चीज गौर करें कि ये मतलब oogonia से लेकर के प्राइमरी फॉलिकल तक का जो स्टेज है, ये स्टेज होता है फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी। फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी यानी कि जब एक फीमेल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में 60 से 70 हजार उसके ओवरी में आप यूं कह लो कि कई मिलियन oogonia होते हैं और बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल का स्टेज उसके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। अब जैसे फीमेल में प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, प्यूबर्टी के बारे में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बताया था कि फीमेल में जैसे प्यूबर्टी का स्टेज ऑनसेट होता है, हर ऑल्टरनेट मंथ, ध्यान दें, हर ऑल्टरनेट मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल
आगे के स्टेज में शिफ्ट हो जाता है प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ, और जिस स्टेज में ये शिफ्ट होता है उस स्टेज को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। नीट के लिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाला कि प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आते हैं। सबसे जो मेजर चेंज आता है जो एक प्री मेडिकल के बच्चे को एकदम से याद रखना है, थीका का फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो प्राइमरी फॉलिकल में कोई थीका नहीं है, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में थीका एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी फॉलिकल की तुलना में सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा बड़ा होता है और इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो ये मेजर चेंज हुआ प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल के फॉर्मेशन के दौरान। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है, यूं कह ले अगले स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं, आप यहां पर मैंने लेबलिंग किया है, टर्शरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से जो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्शन हुआ, यहां एक नहीं दो नहीं, आप मान के चले नीट के 3-4 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल छिपे हैं। आप वो सवाल क्या क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, जरा गौर करें। सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो 3 इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। पहला चेंज क्या हुआ कि थीका डिफरेंशिएट हो जाता है 2 लेयर्स में। देख सकते हैं आप, बाहर का लेयर कहलाता है थीका एक्सटर्ना और अंदर का लेयर कहलाता है थीका इंटरना। पहला चेंज। चेंज नंबर 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें एक फ्लूइड से भरा स्पेस बन जाता है, इसे हम एंट्रम कहते हैं, फॉलिकुलर एंट्रम भी कह सकते हैं। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। एक चीज आप गौर करें कि जब टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो टर्शरी फॉलिकल के इनिशियल स्टेज में प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte डेवलप हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता कैसे है? ये मियोटिक डिवीजन होता है जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, जो हम oogenesis के स्टेप्स में जानेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल के डेवलपमेंट के दौरान। ये नीट में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि सेकेंडरी oocyte oogenesis के दौरान कौन से स्टेज पे बनता है, तो आप टर्शरी फॉलिकल ऑप्शन को टिक करके आएंगे। टर्शरी फॉलिकल फिर डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये जगह की कमी थी इसलिए मैंने ग्राफियन फॉलिकल का डिटेल फिगर में नहीं बना पाया, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल के तरह ही होता है, बस एक ही मेजर चेंज आता है कि सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पैलिसेडा नाम का एक कवर बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। मतलब टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में सिर्फ एक मेजर चेंज आप कह लो कि सेकेंडरी oocyte के ऊपर ग्राफियन फॉलिकल में जोना पैलिसेडा का फॉर्मेशन हो जाता है। रेस्ट सब कुछ टर्शरी फॉलिकल के जैसा ही होता है। अब आप सभी बच्चे, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि फीमेल में प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बेहतरीन टॉपिक है, बेहद कंसेप्चुअल टॉपिक है, उस पर भी हम लोग कभी एक वीडियो तैयार करेंगे। फिलहाल आप जानते होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन फीमेल में 28 से 32 दिनों का होता है। अब इस 28 से 32 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान जो 14th डे होता है, उस 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो प्यूबर्टी के साथ फीमेल में शुरू हो जाता है, 14वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ग्राफियन फॉलिकल के फटने के साथ ही सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है ओवरी से, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एक बार फिर यहाँ नीट के कई पॉइंट्स छुपे हैं, ध्यान दें। इस ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है LH और FSH।
याद रखें, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, बहुत वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है। तो LH और FSH आपने पढ़ा होगा। LH और FSH को हम एक साथ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। हाँ, नीट में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब लेट आपके नीट में ऑप्शन आ गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, और आपके ऑप्शन में LH भी है, FSH भी है। तब आप क्या करेंगे? तब आप निसंदेह LH पर चले जाना। वैसे ऑप्शन अगर अमूमन आमतौर पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें LH FSH और बोथ ऑप्शन ही होता है, तो हम बोथ पे टिक करके आएंगे, लेकिन एक चुनना हो तो LH को चुनेंगे। तो ओव्यूलेशन, हाँ, यहाँ एक और बात हम डिस्कस करना चाहेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वर्थ है, फिर भी एक प्री मेडिकल के बच्चे को जानना चाहिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि ये जो ओव्यूलेशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। अगर आप रैबिट, फ्रॉग, इन सब इस तरह के एनिमल्स की बात करेंगे तो इनमें ओव्यूलेशन के लिए कॉपुलेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसे ओव्यूलेशन जहां पर कॉपुलेशन मस्ट हो या कॉपुलेशन का स्टिमुलाई मस्ट हो, तो ऐसे ओव्यूलेशन को हम रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन कहते हैं। ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओव्यूलेशन के लिए कॉपुलेशन कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। सेकेंडरी oocyte के बाहर आने के बाद, ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद, अब हार्मोन LH के प्रेजेंस में ये खोखला खाली पड़ा ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेज में, इसे हम कॉर्पस हेमरेजिकम कहते हैं। याद रखें, ये हार्मोन LH के प्रेजेंस में ये होता है। और एक चीज और आप याद रखें कि ये जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदला, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बदला, टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदला, ये तमाम जितने चेंजेस हो रहे हैं ये सारे चेंजेस हार्मोन FSH के प्रेजेंस में होता है। और यहां पर जो आपका होलोग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस हेमरेजिकम में कन्वर्ट हुआ हार्मोन LH के प्रेजेंस में। अब कॉर्पस हेमरेजिकम कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कहें तो ज्यादा अच्छा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। मैं ये कह सकता हूं कि नीट में वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चंस कॉर्पस ल्यूटियम से फ्रीक्वेंटली फ्रेम हुए हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, ध्यान दें, इसमें कई पॉइंट्स हैं, अच्छे क्वालिटी पॉइंट्स हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बना किससे? कॉर्पस हेमरेजिकम से। क्यों बना? क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये नीट में हाल अभी कुछ वर्ष पहले ही ये सवाल पूछा था। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, देखिए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कई होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि आपके थाइमस होते हैं, जैसे आपके पीनियल होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग हमारे बॉडी में नहीं होता, जैसे प्लेसेंटा होता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ये सब टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। अब एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है ये हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम से कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला मेजर हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन के अलावा कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होता है। और अगर हम एनसीईआरटी को माने तो एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को रेफर किया है कि हार्मोन रिलैक्सिन का सिक्रीशन ओवरी से भी होता है। तो हमें यहां मान के चलना होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन का भी सिक्रीशन होता है। हमें एनसीईआरटी की बातों को मानना ही पड़ता है। तो हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम से
तीन मेजर हार्मोन सिक्रेट हुए, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। लेकिन एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि ईस्ट्रोजन का मेजर सिक्रेशन जो होता है वो आपके ग्राफियन फॉलिकल से होता है। ग्राफियन फॉलिकल में कहां से होता है? ग्राफियन फॉलिकल, हालांकि मैं यहां फिगर बहुत क्लियर बना नहीं पाया, फिर भी आप समझ सकते हैं कि जैसे टर्शरी फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना था, वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में भी थीका इंटरना होता है। तो हार्मोन ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन ग्राफियन फॉलिकल से होता है। ग्राफियन फॉलिकल में किससे? थीका इंटरना से। तो और दूसरा ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। इसलिए बच्चों आप देखना एनसीईआरटी में जो हार्मोनल ग्राफ बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आप देखोगे कि हार्मोन ईस्ट्रोजन दो जगह लिफ्ट ले रहा है। तो जो सेकंड लिफ्ट लेता है हार्मोन ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो इस वजह से लेता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से भी ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं क्लास में कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से भी होता है? तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ईस्ट्रोजन का ग्राफ दो बार लिफ्ट लेता है। तो जो सेकंड उभार आता है ग्राफ में ईस्ट्रोजन के, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कॉर्पस ल्यूटियम से भी ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। अब एक बार फिर यहां पे कंसंट्रेट करें, कॉर्पस हेमरेजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम LH हार्मोन के प्रेजेंस में बना। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसको येलो बॉडी भी कहते हैं। क्यों येलो बॉडी कहते हैं? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंट को हम लोग ल्यूटीन कहते हैं। वैसे तो फिगर के अंदर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि जगह की कमी है इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि पीला दिखता है। पीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट ल्यूटीन प्रेजेंट होता है। अब यहां नीट के लिए बेहद क्वालिटी पॉइंट्स छिपे हैं, बहुत फोकस करें, बहुत ध्यान दें। वो पॉइंट्स ये हैं, ध्यान दें, अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड रहता है और लगातार प्रोजेस्टेरॉन, जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, का सिक्रेशन करता रहता है। लेकिन अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। अब नीट में आपसे इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ एक फीमेल की लाइफ में क्या कौन सा स्टेज ज्यादा कॉमन होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस का बनना या कॉर्पस ल्यूटियम का बनना? तो स्वाभाविक सी बात है, हम ये कहेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम का बनना लेस कॉमन है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तभी बनेगा जब कॉर्पस, मैं माफी चाहूंगा कि शब्दों को मैं ये कहूं कि कौन सा स्टेज कॉर्पस ल्यूटियम तभी रिटेन करेगा जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का रिटेन होना बहुत कॉमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं होता है। तो हालांकि हमारा टॉपिक तो oogenesis है, लेकिन इस oogenesis को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना बेहद आवश्यक था। तो हम समझते हैं कि इस फंडामेंटल को आपने समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे oogenesis के लिए, जिसके बारे में अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और oogenesis का स्टेप्स कैसे होता है, oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नीट के ना जाने कितने क्वेश्चंस को छिपाकर ये टॉपिक बैठा है। एक चीज और, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, कई सवाल हैं। क्या oogenesis एक जैसे अगर मेल की आप बात करेंगे तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ अगर वो मेल हेल्दी है तो होना तय है। क्या फीमेल में oogenesis का प्रोसेस, हर फीमेल में oogenesis का प्रोसेस पूरा होना तय है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कैसे? ये हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि oogenesis का स्टेप्स क्या है, oogenesis के प्रोसेस क्या है। टिल देन गुड बाय। आई होप कि आपने
इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।